नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360। मैं हूं मनीषा गुप्ता और भारत यूएस डील के काफ़ी फ़ायदे हैं, ऐसा कई सारी एसोसिएशंस, इवन एपेडा की लेटेस्ट स्टेटमेंट में हमने आता हुआ देखा है। डिटेल में इसे समझेंगे कि एग्रीकल्चर एज अ सेगमेंट के लिए इसके क्या मतलब हैं। साथ ही साथ बांग्लादेश को जो राहत है उसका भारत के ऊपर कितना असर या आहत देखने को मिलेगी, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ इन पर बात करने के लिए इंडिया चेंबर ऑफ फूड एंड एग्री के चेयरमैन डॉक्टर एमजे खान हैं। साथ ही टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी हरीश बी पारिक भी जुड़ेंगे हमारे साथ होंगे मेरा एसेट शेयर खान, टेक्निकल एनालिस्ट राकेश खन्ना एंड कुंवर ग्रुप के रवि दियोरा। उनसे भी करेंगे चर्चा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को लेकर। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर टेक्सटाइल देख लेते हैं। एंड यहाँ पर माना यह जा रहा था कि जिस तरह से यूएस की तरफ से हमने कटौती आते हुए देखी है रेसिप्रोकल टैक्सेस में, उसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन उसके इमीडिएटली बाद यहाँ पर बांग्लादेश ने भी ऐसा ही कुछ सिक्योर किया है। इसके क्या मतलब हो सकते हैं इंडियन मार्केट्स के लिए? हरीश पारेख हमें ये बताने के लिए जुड़ चुके हैं। हरीश जी नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। एक के बाद एक दो खबरें आई हैं, किस तरह से आप देखते हैं ओवरऑल इम्पैक्ट इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर? यस अभी 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 मेरे ख्याल से पीयूष गोयल जी का एक रिएक्शन आया है कि भाई जैसा बांग्लादेश को टेरिफ फ्री कर दिया है, मतलब बांग्लादेश को 0% टेरिफ रख दिया है कॉटन के ऊपर, वैसा ही इंडिया को भी फेवर कर रहा है। तो ये अपना इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है और आगे उनका बेनिफिट अपने को जैसा बांग्लादेश को मिलता है ऐसा इंडिया को भी मिलता रहेगा। और एज ऑफ नाउ हरीश जी ये स्टेटमेंट है, लेकिन हमने कोई एक क्लियर डायरेक्टिव इसके ऊपर आता हुआ नहीं देखा अभी तक। स्टेटमेंट है, मतलब समझो कि हो ही गया, ऐसे समझो, क्योंकि आज नहीं तो कल होने वाला ही है, वो चीज वो नहीं रहेगा। और दूसरी बात ऐसी है कि कॉटन जो है, जो उनको जीरो टेरिफ पे मिलता है, समझो जैसा बांग्लादेश को मिलेगा, तो उससे ज्यादा बेनिफिट उनको मिलेगा, लेकिन अपने को ज्यादा मिले, क्योंकि हम लोग जो यहाँ हम लोग वो लोग कॉटन प्रोड्यूस करना है उनको, और हम लोग को यान एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि बांग्लादेश यान बनाती नहीं है। यान तो या तो इंडिया या ब्राजील से जाता है उनका। तो बेनिफिट वो है। अभी तक हम लोग जो खरीदते हैं कॉटन, वो अपने को भी अगर यूएस का होएगा तो यूएस का 2-3 कंपनी हमारे जो जैसा 2-3 कंपनी है इंडिया में, एक तो सिंटेक्स है और एक कंपनी है वो जो खरीदते हैं यूएस से, तो उनको भी बेनिफिट हो सकता है जीरो टेरिफ का। ओके हरीश जी, दोनों ही अगर इंस्टेंसेस की बात की जाए कि अगर तो ड्यूटी जीरो हो जाती है तो जैसे आपने कहा बांग्लादेश से ज्यादा फायदा हमें होगा, अगर नहीं होती है इन दैट इंस्टेंस, दोनों ही सिनेरियोज में आप कैसे देखेंगे मार्केट्स? यूएस को ऐसा जीरो टेरिफ करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तो उनको, क्योंकि उनको आगे चाहिए प्रोडक्ट, आगे अगर अपने को जीरो ड्यूटी करेगा तो ही उनको बेनिफिट है, नहीं तो उनको कोई बेनिफिट नहीं है उनके हिसाब से। ऑलराइट, और अगर ये ड्यूटी जीरो हो जाती है तो किस तरह से इंटरनेशनल मार्केट्स फिर ओपन अप हो जाएंगे इंडिया के लिए? किस तरह के एक्सपोर्ट्स और किस तरह की कॉम्पिटिटिवनेस आप बनता हुआ देखेंगे? इंडिया के लिए तो बहुत ही फायदा होगा अगर हो जाता है तो, क्योंकि इंडिया जो भी एक्सपोर्ट बांग्लादेश को करेगा, यान तो जनरली वो ब्राजील और इंडिया से ही करती है यान परचेस, तो वो अपना बेनिफिट होएगा। और दूसरी बात की अगर हम लोग को 0% कॉटन पे होएगा तो भी 2-3 कंपनी हम लोग भी उधर से इंपोर्ट करके हम लोग अपना मार्केट सेल कर सकते हैं यूएस के अंदर, अपना बाजार भी खुल जाएगा यूएस में। हरीश जी, अगर हम फाइनेंशियल ईयर FY26 की अब तक की बात करें तो क्या कहेंगे आप, कैसा रहा ये साल सेगमेंट के लिए, सेक्टर के लिए? स्टेटमेंट में जनरली जो डील हुई अभी इंडिया अमेरिका की, तो उससे हम लोग सेलिब्रेट ही कर रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि अपनी मार्केट तो ओपन ही हो गई है, और ओपन हो गई, अपना एक्सपोर्ट अगर अच्छा हो गया तो अपना कंट्री के लिए और कंपनी अपने एक्सपोर्टर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और जो अभी हम लोग लास्ट ईयर जो अपने को तकलीफ थी वो तकलीफ दूर हो जाएगी अपनी। ओवरऑल जिस तरह के FTAs, BTAs हमने दूसरी कंट्रीज के साथ होते हुए देखे हैं, उससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे देख रही है? नहीं, वो तो दूसरी कंट्री में भी अपनी डील तो हुई, जैसे यूरोपियन डील हो गई अपनी, और भी कम लाइनें लगी हुई अपनी बाकी की कंट्री की अपने साथ अपना ट्रेड डील करने के लिए। तो एक शुरू हो गई, 2 शुरू हो गई, तो उसके बाद लाइन लगने वाली है अपने इंडिया के अंदर। राइट, तो आपको लगता है FY26 जैसा साल रहा 27 उससे बेहतर रह सकता है, क्योंकि बाजार खुल रहे हैं, ड्यूटी स्ट्रक्चर नीचे आ रहा है, दूसरी मार्केट्स के लिए भी इंडिया के पास अब यहाँ पर जाने की जगह है?
सही बात जय जा सकती है हम लोग। ऑल राइट हरीश पारिक जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। क्लियरली एक पॉजिटिव है यहाँ पर, और जैसे हरीश जी हमें कह रहे हैं कि अगर बांग्लादेश के साथ यहाँ पर जीरो ड्यूटी हुआ है तो इंडिया के साथ करना ही पड़ेगा, और एक बार वो होता है तो इंडियन मार्केट्स यहाँ पर काफ़ी हद तक कॉम्पिटिटिव हो सकती हैं। वेल, ये तो बात हुई यहाँ पर टेक्सटाइल की, लेकिन एग्रीकल्चर में भी यहाँ पर नित्य नए रोज़ कॉन्वर्सेशन होते हुए नजर आए हैं। हमारे साथ डॉक्टर MJ खान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर खान नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपका इनिशियल रिएक्शन कैसे देखते हैं आप? US इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट एज ऑफ नाउ इंटरिम डील है, उसके बाद फाइनल होगी, लेकिन जो भी कुछ नया हम आता हुआ देख रहे हैं, जो रोज यहाँ पर नए नए क्लैरिफिकेशन है, चाहे पल्सेस को लेकर बाकी चीज़ों को लेकर, आपकी क्या सेंस बन रही है? देखिए, अगर टैरिफ के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तब तो इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है, एंड प्राइमरीली लोग जो देखते हैं डील्स को वो टैरिफ के नजरिए से ही देखते हैं। मुझे लगता है इसको अगर ब्रॉडर सेंस में देखें कि यूएस एक बड़ी मार्केट है और ये एग्रीमेंट के बाद खुलती हुई है, तो टैरिफ तो ऊपर नीचे भी हो रहा है और फाइनल जब तक नहीं आता निकल के, पर एक फंडामेंटली एक कोलेबोरेशन कॉम्प्रहेंसिव हो रहा है, और जिन प्रोडक्ट के लिए अदरवाइज मार्केट नहीं खुली थी अब तक, वो इंडिया के लिए भी खुल रही है, और यूएस के लिए तो इंडिया खैर ओपन अप कर ही रहा है। तो अब ये है कि इतनी बड़ी मार्केट्स के बीच में, दो मार्केट्स के बीच में जो कोलेबोरेशन हुआ है, तो उसमें कुछ क्लेरिफिकेशन फिर आया है यूएस की तरफ से कल। तो जो कंसर्न्स इंडिया के हैं वो पार्टली एड्रेस है, नॉट कंप्लीटली, और इसलिए आज शायद बंद का ऐलान भी है। लेकिन ये दो कंट्रीज अगर एक तरीके से साथ में आती हैं तो आगे बढ़ने के लिए इंडिया को जो एग्रीकल्चर को एक तरीके से कॉम्पिटिटिव बनाने की डायरेक्शन बढ़ाना है, तो वो मुझे लगता है कि ये 6 महीने 8 महीने का जो हम लोगों का एक पीरियड रहा है दिक्कत का, वो कॉम्पिटिटिव होने की दिशा में इंडियन एग्रीकल्चर को बेहतर मार्केट लिंक्ड होकर और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होने की तरफ बढ़ाने की दिशा में बढ़ चुके हैं। तो ये मार्केट ओपन अप होने से मुझे लगता है उसमें और तेजी लाएंगे तो बड़ी मार्केट एक्सेस मिलेगी। ऑफ कोर्स काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर जो सेंसिटिव हैं, एसेंशियल्स हैं, उसको इस डील से बाहर रखा गया है, जैसे कि लगातार यहाँ पर मिनिस्टर्स कहते भी रहे हैं। DDGS यहाँ पर अलाउ किया गया है, लेंटिल्स है, पल्सेस है या नहीं है, एक दिन नहीं है, अभी ऐसा मान के चला जा सकता है। कैसे देखेंगे आप ओवरऑल इसको DDGS के हिसाब से और फिर कुछ लेंटिल्स के लिहाज से भी? देखिए, DDGS मुझे लगता है कि DDGS में एक जो बड़ा कंसर्न है, दो तरीके से देखिए उसको। एक तो ये है कि जो यहाँ की पोल्ट्री इंडस्ट्री है और जो एनिमल फीड है उसमें फायदा होने का, क्योंकि यहाँ पे इतना प्रोडक्शन नहीं है, और जो अभी जो कोटा ओपन अप हो रहा है उसके लिए बड़ा लिमिटेड है, उसमें बहुत बड़ा कंसर्न नहीं। लेकिन जो बड़ा कंसर्न लोगों की तरफ से आ रहा है वो ये है कि GM क्रॉप इसके बहाने एक गेट से एंट्री मारेंगी। मुझे लगता है वो भी इनएविटेबल है, फ्यूचर में कभी न कभी वो चाहे डायरेक्टली या बैकडोर से, यानी प्रोसेस फार्म में या कंपाउंडेड फार्म में आनी तो है ही, और पास्ट में भी ऐसे एग्जांपल्स रहे हैं। उनको ट्रैक करने का डिस्कशन का भी टाइम यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये कंसर्न है कि क्या GM क्रॉप के लिए हम लोग इनडायरेक्टली ओपन अप हो रहे हैं, तो वो कंसर्न एक तरफ है। लेकिन जो मार्केट डिस्टॉर्ट होनी है या फार्मर्स बहुत अफेक्टेड होने हैं, वैसा नहीं होने जा रहा, क्योंकि यहाँ वैसे शॉर्टेज की सिचुएशन रही है, प्राइसेस बहुत हाई रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक फीड सस्ता हुआ तो इंडस्ट्री को फायदा होगा, और कुछ इंडस्ट्री को फायदा कि अल्टीमेटली कंज्यूमर को फायदा होगा। तो वो एक पॉजिटिवली देख सकते हैं उस चीज को। ऑलराइट डॉक्टर खान, अगर हम ओवरऑल पिछले 8-12 महीने देखें तो ऐसा माना जा रहा है कि अवेलेबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी है, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, इंडियन मार्केट्स में सरकार की काफ़ी सारी जो स्कीम्स हैं, मेजर्स हैं, वो काम करते हुए नजर आए हैं। देखिए, एक चीज तो कंसर्न लंबे टाइम से रहा है कि भाई हम लोग कोई $600 बिलियन की एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, और दुनिया का 8-8.5% का शेयर है एग्रीकल्चर में, लेकिन एक्सपोर्ट में हम लोग 2% के आसपास, कभी 1.7, कभी 2, कभी 1.9, अभी शायद 2.1 या 2.2% होंगे। तो कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब भले साइज हम कहें कि $50 बिलियन या 40 रहेगा, 60 पहुंचने का है, बट सी अल्टीमेटली रियलिटी ये है दैट हम प्रोपोर्शनेटली वो कम्पीट करने का भी कैपेसिटी में नहीं है, क्योंकि हमारी कम्पिटिटिवनेस जो होने चाहिए डिफरेंट क्रॉप्स में, कमोडिटीज में, एक तो वो इशू रहा है। दूसरा वैल्यू चेन डेवलपमेंट का बड़ा इशू है। जैसे यूएस की एग्रीकल्चर इकोनॉमी को $400 बिलियन की, लेकिन उसकी फूड इकोनॉमी $3 ट्रिलियन की। इसका मतलब 7 टाइम्स ज्यादा है। हम लोग $600 बिलियन के आसपास की एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, फूड इकोनॉमी $750-800 बिलियन के आसपास। इसका मतलब मुश्किल से 25-30% एक्स्ट्रा पड़ रहा है। तो इसका मतलब वैल्यू चेन डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो लॉजिस्टिक्स होना चाहिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वो नहीं है। जो पर एकड़ या पर यूनिट यील्ड होना है, उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है।
तो ये तीनों एरियाज ऐसे हैं, या जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं उस पे बहुत ज्यादा हम लोग वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सब अगर स्ट्रेंथन हो जाते हैं इस प्रोसेस में, जो प्रेशर रहा है, जो आपका ओरिजिनल पॉइंट है कि वो बेहतर डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू हो गई थी, और इसलिए पिछले 3 महीने के जो रिजल्ट एक्सपोर्ट के थे एग्रीकल्चर के बेहतर हुए थे, डिस्पाइट द फैक्ट कि यूएस की मार्केट बाय एंड लार्ज हमारे लिए क्लोज सी थी। ये कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव करेंगे, इन सब चीजों में इन्वेस्टमेंट बढ़ा के, एंड राइट डायरेक्शन में मूवमेंट हो गई थी, बिकॉज बैड डेज में या डिफिकल्ट डेज में बेस्ट कम्स आउट ऑफ। तो वो सिचुएशन से हम लोग निकल गए हैं, तो आप बेहतरी की तरफ देख सकते हैं। सो ये जो परसेंटेज पे जा रहे हैं कि टैरिफ थोड़ा कम है, ज्यादा है, ये दिक्कत है, वो ये तो पार्ट एंड पार्सल है। बट मुझे लगता है कि ज्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ मैं देख रहा हूँ कि आने वाले टाइम में। जिस तरह का इंडिया एक्सपोर्ट्स टू यूएस हम देख रहे हैं, जो यूएस से आएगा वो तो एक चीज है, लेकिन जो हम यूएस को भेजेंगे, आपको लगता है कि वो भी एक बड़ी पॉसिबिलिटी है, वो एक और प्लस है यहाँ पर? अब वो तो है ही, जैसे आप एक्वाकल्चर का देखें कि इतना ड्यूटी के बाद हमारा एक्वाकल्चर इंडस्ट्री एकदम से पनिश हो गई थी, तो वो अब ओपन अप हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि विल बी एबल टू कम्पीट वेरी वेल, व्हाई नॉट। तो वो एक्सपेंड होगा, एंड मेनी अदर एरियाज, उसमें अभी टेक्सटाइल में भी बढ़ेगा और चीजों में भी, तो डेफिनेटली बेहतरी है, राइस की तरफ बढ़ेगा और चीजें हैं, तो इंडिया का प्राइसेस भी बढ़ेगा। सो देयर आर मेनी अदर एरियाज जिसमें अब रिड्यूस टैरिफ की वजह से हमको ज्यादा मार्केट एक्सेस मिल जाएगा। डॉक्टर खान, आप यूके के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ जिस तरह की डील्स बनती हुई नजर आ रही हैं, उसे कैसे देखते हैं? काफी सारे सेगमेंट सेक्टर्स हैं वहां पर जिन्होंने कहा है कि फायदा है। क्या एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पर कुछ खास है? देखिए, ईयू का तो जो हुआ है वो तो बहुत ही एक तरीके से ग्लोबल एक पूरा डायनेमिक रीसेट करने जैसा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव था, और बहुत एडवांटेज का डेफिनेटली कि ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन दोनों के साथ में आने से, और 1/3 ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी दोनों के आने से, तो वो तो बहुत फेवरेबल बहुत रहा है। तो वो तो एक बहुत एडवांटेज का था। यूएस के बारे में मैं तो लॉन्ग टर्म देखा बहुत एडवांटेज का है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ टैरिफ रिलेटेड अभी भी इश्यूज हैं कि इंडिया ज्यादा कंसीड किया है इस चीज को लेके, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन लॉन्ग टर्म एडवांटेज के हिसाब से मुझे लगता है ये डील कर लिया है तो अच्छा है, जान बढ़ना चाहिए हम लोगों को। एक फाइनल सवाल डॉक्टर खान, और ये इंडियन मार्केट्स के लिहाज से माना ये जा रहा है कि इस बार मॉनसून शायद बहुत बेहतरीन नहीं होगा। इनिशियल रिपोर्ट्स हैं आईएमडी की तरफ से, अब ये कुछ आना बाकी है, ये प्राइवेट फोरकास्टर्स की तरफ से है कि बिलो नॉर्मल मॉनसून रह सकता है। क्या सरकार को इस तरफ ऑलरेडी यहाँ पर देखना चाहिए, इंतजार करना चाहिए? क्या राय रहेगी आपकी? ये तो टू अर्ली है, क्योंकि अभी तो वेरीफाई होना है, और मुझे लगता है कि मंथ ऑफ मई में अगर ऐसा ही प्रेडिक्शन होता है तो फिर उसमें ज्यादा तैयारी की जरूरत पड़ेगी। पिछले 2-3 साल बहुत अच्छे रहे मानसून के पर्सपेक्टिव से। ये साइक्लिकल जो होता है, तो हो सकता है प्राइवेट जो एजेंसीज हैं उनका ये मानना रहा हो कि लॉन्ग टर्म जो एक ट्रेंड देखी गई पिछले 100 सालों की, उसके हिसाब से जो साइकिल चलती है वो इस साल शायद फेवरेबल नहीं जाएगी। उसके बेसिस पे, ना कि कोई बहुत डेफिनेट साइंटिफिक डेटा के बेसिस पे, वो साइंटिफिक डेटा के बेसिस पे शायद मिडिल ऑफ मई के आसपास हम लोग निकाल पाएंगे। तो उस टाइम पे अगर जरूरत पड़ेगी तो सरकार को पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। फेयर पॉइंट दैट। डॉक्टर खान, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज समय निकालने के लिए और क्लियरली रिएक्शंस देने के लिए कि यूएस के लिए, इंडिया के लिए, इंपोर्ट्स के लिहाज से, एक्सपोर्ट्स के लिहाज से, और वेरियस सेगमेंट्स विद इन एग्रीकल्चर के लिए ये डील के क्या मायने हैं, और बाकी कंट्रीज के साथ जिस तरह से इंडिया यहाँ पर अब करार कर रहा है, तो क्लियरली इन द पॉजिटिव साइड साल बेहतर रह सकता है एक्सपोर्ट्स के मामले में। स्वागत है आपका। मेरा एसेट शेर खान के टेक्निकल एनालिस्ट राकेश खन्ना एंड कुंवर ग्रुप के रवि देओरा अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोना चांदी आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे, लेकिन कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिले है। चांदी में करीबन 6% की तेजी कल थी, लेकिन गिरावट के साथ आज यहाँ पर कारोबार। राकेश, कैसे देखते हैं आप ऑन चार्ट्स दोनों ही प्रेशियस मेटल्स जो लगातार वॉलेटाइल रहे हैं, अब भी वॉलेटाइल हैं, लेकिन अब दायरा छोटा होता हुआ नजर आया है? पहले तो नमस्ते मैम, और नमस्ते सभी दर्शकों को। हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे मैम, 1979-1980 में भी जब $3.5 से सिल्वर $50 तक गया था, और उस समय भी फेड चेयरमैन चेंज हुआ था, पॉल वॉलकर करके आए थे, और उसके बाद मार्केट क्रैश हुआ था। ये बार भी अगर आप देखते हो प्रीशियस मेटल ने ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है, और अब फेड चेयरमैन नवे केविन वॉर्श आ रहे। तो देखा जाए तो ओवरऑल जो सिनेरियो है मार्केट का, वो हिस्टोरिकल पैटर्न में ही मूव कर रहा है। अब आते हैं गोल्ड पे, कंसोलिडेशन स्टेज में है फिलहाल। मार्केट ट्राई कर रहा है ऊपर में। जब बजट में मार्केट बहुत जोर से प्राइस नीचे गिरा था, तब एक पुल बैक है ये, बट ये पुल बैक ओवरऑल ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। शॉर्ट टर्म थोड़ा कंसोलिडेशन रेंज में है, जिसमें कल
नॉन फॉर्म का डेटा भी आया है तो भी इवनिंग में करेक्शन देखा जाता है और आज सुबह से ही नीचे है, तो यहाँ से सेल ही लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। इंडियन रुपी टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो नीचे में कल का जो लो है वो 157,500 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ऊपर में लोअर हाइज बना रहा है, जैसे 1,60,500 और 1,60,000 का, तो वो धीरे धीरे 1,60,000 के नीचे सेटल हो रहा है। अगर आज देखा है तो 156 का टारगेट देखा जा सकता है। वही सिल्वर में भी अगर आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ है, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे मूव कर रहा है। ऊपर में धीरे धीरे कंसोलिडेट होके ये नीचे की तरफ लोअर जा रहा है, जो 2,62,000 रेजिस्टेंस है। अगर सस्टेन होता है और सपोर्ट ब्रेक करता है 258 का, तो अच्छा खासा करेक्शन देखने मिल सकता है गोल्ड सिल्वर में इवनिंग सेशन में आज। ऑल राइट, तो आज का इवनिंग सेशन यहाँ पर काफ़ी वॉलेटाइल रह सकता है। आपको क्या लगता है यहाँ पर कैसा रहेगा सोना चांदी? रवि, आप क्या करने की राय देंगे? जैसे ये कल होना था, आज हो रहा है। कल बेसिक डेटा आए तो डेटा का मतलब ही वही था कि डॉलर एंड यील्ड के लिए अच्छा और गोल्ड सिल्वर एंड इक्विटीज के लिए खराब। हालांकि कल वहां के इक्विटीज ने भी बहुत लेट रिएक्ट किया, क्लोज होते हुए ये रिएक्शन आया और गोल्ड सिल्वर में आज आया। तो आई थिंक यहाँ पे अच्छा है। आपने जो राइटली पॉइंट आउट किया कि जो दायरा कम हो रहा है हिसाब से मार्जिन कम हो रहा है, एंड पर्टिकुलर अभी थोड़ा लैकलस्टर सेशन होगा क्योंकि आज से ताइवान छुट्टी पे लूनार की गया है और नेक्स्ट वीक पूरा चाइना बंद होगा। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि दोनों साइड के ट्रेड रहेंगे, बट इमीडिएट टर्म से जो डॉलर इंडेक्स में थोड़ी स्ट्रेंथ है या ट्रेजरी में थोड़ी स्ट्रेंथ है, इससे थोड़ा मुनाफा वसूली का प्रेशर यहाँ पे आ सकता है। 5024 के आसपास गोल्ड का एक अहम सपोर्ट है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे गोल्ड एंड 80 to 8180 के करीब चांदी एक बार सपोर्ट के पास आ सकती है। एंड एग्जैक्टली वो ट्रेंड लाइन से ही रिवर्स हुआ था। लेवल स्पेसिफिक एंड स्ट्रेटेजी स्पेसिफिक गोल्ड में 158-200 पे बिकवाली करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 158-800 एंड डाउन साइड 157 तक के लेवल आ सकते हैं। और चांदी थोड़ा जो मार्जिन ज्यादा दे सकते हैं और रिस्क ले सकते हैं, वही उसमें ट्रेड करें। 260 के नीचे अभी ट्रेंड कर रहा है। आई थिंक यहाँ पे 260 पे आसपास बेचना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 260-800 एंड डाउन साइड जो टारगेट है वो 258 तक आ सकता है। राकेश, आप मेटल्स में क्या करने की यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि जैन अच्छा खासा बहुत वॉलेटाइल रहा, फेब में थोड़ी सी इस बिकवाली के साथ कारोबार? प्रीशियस मेटल्स में तो मैडम गोल्ड में करंट लेवल पे देखा जाए बेस तो मेटल्स मुझे में बेस मेटल्स में कॉपर में कल मार्केट में अगर देखा जाए तो अच्छा खासा एक अपसाइड पुलबैक देखा गया था 1271 तक, बट इसमें भी सस्टेन नहीं हुआ है, तो इसमें भी सेलिंग में जाऊंगा। थोड़ा ऊपर आता है तो 1260 तक या 65 तक मिलता है तो मैं सेल ही करूंगा। और नीचे में जो टारगेट है हमारा 1248 और 1237 का देख रहे हैं। ओवरऑल ट्रेंड इसमें भी बेरिश है बेस मेटल्स। रवि, क्रूड में क्या करने की राय देंगे? क्रूड में मेरे हिसाब से यहाँ पे जब तक आज सुबह कमेंट आए थे कि शायद दोनों कंट्री ईरान एंड यूएस न्यूक्लियर डील के लिए रेडी है, और तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने बताया था कि दोनों अपना टेंशन ईज करने के लिए रेडी है। बट अभी कुछ जब तक मीन्स के वो पिक्चर क्लियर नहीं होता, बहुत डाउन साइड मुझे नहीं दिख रहे। 5800 के आसपास अच्छा सपोर्ट है, तो अगर यहाँ पे ट्रेड लेना है, कॉन्ट्रा लेना चाहिए, 5840 पे बाय करें, स्टॉप लॉस 5800 का लगाए और एक रिकवरी आपको 5920 तक आते हुए दिख सकते हैं। जब तक एक क्लैरिटी ना आए कि दोनों के बिटवीन कुछ एग्रीमेंट हुआ है, तब तक मुझे लग रहा है कि थोड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क क्रूड के प्राइसेस में बना रह सकता है। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया रवि, राकेश, आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। आशा है हमारे व्यूअर्स ने ये सब नोट कर ली होंगी। इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।